अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.4.4 विच इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग अपने नोट से स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि वो परफॉर्म करता है। अब इससे क्या होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट से जो कंप्यूटर है उसको हेल्प मिली होती है कि जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर रन हो रहे होते हैं वो स्मूथली रन होते हैं और एफिशिएंटली रन होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ऐसा प्रोग्राम जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि करंटली रन हो रहा है। प्रोग्राम जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड है हमारे पास। जब तक हम उसको यूज नहीं कर रहे होते वो क्या होता है, वो प्रोग्राम होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो अब देखिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक टाइम पे एक प्रोसेस तो रन नहीं होता, बल्कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसका उसका काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि इसको किस तरह से जो है प्रॉपरली मैनेज करना है, एफिशिएंटली मैनेज करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ कोर फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंश्योर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो एक मेन फंक्शन है, एक मेन टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मेक श्योर करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होने चाहिए। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, वो एक प्रोसेस बन जाता है। इसी तरह से जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं वो एक और प्रोसेस बन जाएगा। तो इन सब को कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर? कि वो प्रोसेसेस को मैनेज करता है। जैसे कि आगे इन्वर्टेड कॉमास सॉरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है रनिंग प्रोग्राम्स, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रैक रखता है कि कहाँ पे कौन सा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, ताकि वो स्मूथली और क्या कहते हैं एफिशिएंटली रन हो सके। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर प्रोसेस को जो है वो उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए सीपीयू की, क्योंकि उसने एग्जीक्यूट होना है। एग्जीक्यूट कौन करता है? रन कौन करता है? सीपीयू रन करता है। तो उसको वो वाली रिसोर्स चाहिए। इसी तरह से एक हमारे पास प्रोसेस है जिसको मेमोरी चाहिए, या एक प्रोसेस है जिसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक प्रोसेस है जिसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। तो इनको कौन एलोकेट करेगा? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है। इसी तरह से जिसका थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग एंड स्केड्यूलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। जब बहुत से प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे रन हो रहे होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को पहले रन करना है, ठीक है, और कितनी देर के लिए किस प्रोग्राम को सीपीयू असाइन करना है। और जो है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो प्रोसेसेस हैं, तो किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू असाइन करना है, इसको कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग। अब आगे है प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो वाला प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे दी है, यू राइट अ सी या सी प्लस प्लस कोड, कि आप या तो सी क्या कहते हैं सी में, सी जो लैंग्वेज होती है उसमें कोडिंग करें या सी प्लस प्लस में कोडिंग करें। जब आप कोडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद वो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। लेकिन जब हम उसको स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के बाद जितना भी डाटा होता है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। फिर उसके बाद जब वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है वो प्रोग्राम, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो एक प्रोसेस बन जाता है जिसको फिर रन करना होता है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम होता है वो एक स्टैटिक फाइल होती है जो कि हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हुई होती है। इसको क्यों स्टैटिक फाइल बोल रहे हैं? बिकॉज कि इसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जस्ट ये स्टोर हुई होती है। लेकिन जब हम उसको हम लोग रन करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं, उसके अंदर कोई हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो फिर स्टैटिक नहीं रहती, वो फिर डायनामिक बन जाती है। तो प्रोसेस क्योंकि वो रन हो रहा होता है उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको कहा गया प्रोसेस इज अ डायनामिक इंस्टेंस ऑफ दैट प्रोग्राम, की उसी प्रोग्राम का वो डायनामिक इंस्टेंस बन जाता है। वो फिर स्टैटिक नहीं रहता। स्टैटिक में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, डायनामिक में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि a process is a dynamic instance of that program when it is loaded in memory। अब यहाँ पे किस मेमोरी की बात की जा रही है? यहाँ पे रैम की बात की जा रही है, कि जब लोड होके हार्ड डिस्क से रैम में आता है तो फिर वो डायनामिक बन जाता है, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है।
तो जो एक प्रोसेस होता है उसको कौन कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उसको सीपीयू का टाइम चाहिए होता है ताकि उसको रन किया जा सके, उसको रैम चाहिए होती है ताकि वो क्या कहते हैं रैम में स्टोर हो सके टेम्पररी। अगर वो रैम में नहीं आएगी फिर उसको सीपीयू भी असाइन नहीं होगा। तो जितने भी प्रोसेसेस जो रैम में होते हैं उन्हीं को ही सीपीयू असाइन किया जाता है। अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क में है तो वो सीपीयू उसको असाइन नहीं किया जा सकता। तो अगर उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है तो पहले उसको रैम में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको कोई फाइल्स चाहिए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, ये सारी रिसोर्सेज प्रोसेसेस को चाहिए होती हैं। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद फिर वो हमें आउटपुट दे देता है। अब प्रोसेसिंग की हम लोग स्टेट्स देख लेते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसकी 5 स्टेट होती है। फर्स्ट स्टेट है न्यू और स्टार्ट, मतलब जब प्रोसेस क्रिएट होता है। क्रिएट होने के बाद फिर वो जो प्रोसेस होता है वो रैम के अंदर आ जाता है। पहले कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, डिस्क के अंदर था। फिर वो प्रोसेस बन के रैम के अंदर आ गया। अब रैम के अंदर तब भी आता है जब उसको सीपीयू का वेट करना पड़ता है। उसको सीपीयू चाहिए हो तो वो रैम के अंदर आता है ताकि सीपीयू उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। तो जब वो रैम के अंदर आ गया तो उसके बाद फिर वो वेट कर रहा है सीपीयू टाइम का कि इसको सीपीयू मिले। रनिंग में क्या होता है कि सीपीयू उसको असाइन किया जाता है, वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है उसको हम लोग रनिंग स्टेट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है वेटिंग या ब्लॉक, मतलब अगर उसको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो वेट करेगा कि अब मुझे जो है वो ऑपरेशन मतलब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट कर रहा है। ठीक है, तो वो वेटिंग स्टेट होती है। लाइक फाइल को रीड करना है या उस प्रोसेस को हम लोगों ने प्रिंट करवाना है तो उसको इन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको वेट करना पड़ेगा, जो कि वेटिंग स्टेट है। और लास्ट हमारे पास स्टेट आती है टर्मिनेटेड स्टेट, मतलब जब एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है, जब प्रोसेस जब वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है, तो उस स्टेट को हम लोग टर्मिनेटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है कि एक स्टार्ट स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद वो रेडी में चला जाता है। रेडी मतलब वो रैम के अंदर आ गया और सीपीयू का वेट कर रहा है। फिर जब उसको सीपीयू असाइन किया जाता है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। अगर रनिंग स्टेट में उसको फिर बीच में कहीं अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वेटिंग से दोबारा रेडी में जाएगा और रेडी से फिर रनिंग में आएगा और फिर वो रन होगा। अगर उसकी यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो वो लास्ट में टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब वहां पे जाके जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग देखते हैं कि जो थ्रेड होता है और प्रोसेस, उनमें डिफरेंस क्या होता है। थ्रेड बेसिकली प्रोसेस का ही पार्ट होता है। जो प्रोसेस होता है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक है प्रोसेस का पार्ट 1, एक है प्रोसेस का पार्ट 2, प्रोसेस का पार्ट 3 और प्रोसेस का पार्ट 4। ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। ये भी एक थ्रेड है, ये भी थ्रेड है, P3 भी थ्रेड है और P4 भी थ्रेड है। मतलब जितने भी प्रोसेस के पार्ट्स होते हैं इनको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। तो इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन हैपेंस इन टू फॉर्म्स। एग्जीक्यूशन दो फॉर्म में हो सकती है, प्रोसेस के फॉर्म में भी हो सकती है और थ्रेड के फॉर्म में भी हो सकती है। प्रोसेस जब पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। और थ्रेड में क्या होता है कि प्रोसेस को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया जाता है और वन बाय वन हर थ्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। थ्रेड लाइट वेट होता है क्योंकि वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जा चुका होता है और इसके अंदर सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस की मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती है, मतलब जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाएगा उतने ही उसके थ्रेड्स होंगे। ऑल थ्रेड्स इन द प्रोसेस शेयर मेमोरी एंड रिसोर्सेज, कि जितने भी थ्रेड्स होते हैं एक प्रोसेस के, वो मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस के होते हैं। अब जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा होता, वो दूसरे प्रोसेस के साथ अपनी मेमोरी को, अपने डाटा को, अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर रहा होता। लेकिन जो इसके अपने अंदर ही जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑब्वियसली वो प्रोसेस की मेमोरी को ही यूज करेंगे। तो जितने भी थ्रेड्स हैं वो इसी प्रोसेस की मेमोरी को यूज करेंगे। इट्स मीन कि जितने भी थ्रेड्स हैं वो मेमोरी को शेयर करें। इसका हम लोग कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस, मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और थ्रेड क्या होता है, स्मॉलर यूनिट है प्रोसेस के अंदर ही, ठीक है, एक स्मॉलर पार्ट होता है। अब प्रोसेस का अगर हम लोग सेकंड डिफरेंस देख लें, हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डाटा सेगमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रोसेस होता है उसका अपना डाटा होता है, अपनी मेमोरी होती है, अपने रिसोर्सेज होती है, जो एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग थ्रेड की बात करें तो शेयर्स द डाटा सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस, मतलब जो थ्रेड होता है, डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं वो डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, वो मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। थर्ड डिफरेंस है चेंजेस इन वन प्रोसेस डोंट अफेक्ट अदर, कि अगर हम लोग एक प्रोसेस के अंदर चेंजेस करते हैं तो उससे दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई जो है अफेक्ट नहीं होगा।
ठीक है, एक प्रोसेस जैसे गूगल क्रोम के अंदर हम लोग कोई भी काम करें तो इससे एमएस वर्ड के ऊपर कोई क्या कहते हैं इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल ले ले, तो दो रेस्टोरेंट है, अब एक किस तरह से काम कर रहा है उसका क्या दूसरे रेस्टोरेंट के ऊपर इफेक्ट होगा? नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी है। लेकिन अगर हम लोग थ्रेड की बात करें तो अगर हम लोग एक थ्रेड को चेंज करें तो उससे फिर दूसरे थ्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो उसी प्रोसेस का थ्रेड होगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक थ्रेड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉरी एक प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि एक थ्रेड 1 है और एक थ्रेड 2 है। अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो इसके अंदर भी चेंजेस होंगी अगर वो इसी प्रोसेस का पार्ट है। अब क्यों चेंजेस होंगे? जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लें, मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी कि अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उससे दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही रेस्टोरेंट के अंदर जो उसके एम्प्लॉयज हैं, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन एक एम्प्लॉय का जो उसी रेस्टोरेंट के, अगर दूसरे रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय की बात करें तो उनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ डिफरेंस है रन इन सेपरेट मेमोरी स्पेस के, जो प्रोसेस होता है उसकी अपनी एक सेपरेट मेमोरी होती है, उसी मेमोरी के अंदर दूसरा प्रोसेस रन नहीं हो सकता। लेकिन थ्रेड की बात करें तो यहाँ पे मेमोरी को वो शेयर कर रहे होते हैं। कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है लेकिन थ्रेड को प्रोग्रामर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रोसेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे प्रोसेस से, ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर कुछ भी हो रहा है तो दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन थ्रेड्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं ऑन द पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये जो थ्रेड 1 है ये डिपेंड कर रहा है अपने प्रोसेस के ऊपर, जिसका पेरेंट प्रोसेस है जिससे वो डिवाइड हुआ हुआ है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस स्केड्यूलर की तरफ। अब प्रोसेस स्केड्यूलर भी बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? इट्स मेन जॉब टू मैनेज द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके ऑर्डर को मेंटेन करना, कि किस प्रोसेस को पहले सीपीयू असाइन किया जाएगा, किस प्रोसेस को किस टाइम सीपीयू असाइन किया जाएगा, कितनी देर के लिए असाइन किया जाएगा, ठीक है, किस प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, ये सब कौन डिसाइड करता है, इन सब को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ओके, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेक श्योर करता है कि जो सीपीयू का टाइम है वो एफिशिएंटली यूज किया जाए। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे सीपीयू प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, तो अब जब इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो ताकि सीपीयू जो है वो अपना फारिग ना बैठे रहे बल्कि वो फिर P2 को जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर ले। इससे क्या होगा कि जो सीपीयू का टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि एक प्रोग्राम को रन करेगा, फिर दूसरे प्रोग्राम को रन करेगा, फिर तीसरे प्रोग्राम को रन करेगा। अब आगे क्या है? फेयरनेस अमंग प्रोसेसेस। अब इसका क्या मतलब है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। अब ये ना हो कि सीपीयू सारा टाइम प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करता रहे और जो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 है वो जस्ट वेट करते रहे। इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं? वो टाइम को मैनेज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स के लिए P1 को एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, फिर 2 सेकेंड के लिए P2 को एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, और सिमिलरली फिर 2 सेकेंड्स के लिए P3 को एग्जीक्यूट करेगा, जिसे हम लोग स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं। तो इनके ऊपर जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं जिनके थ्रू ये पॉसिबल होता है कि किस किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू असाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विच प्रोसेस रन्स फॉर हाउ लॉन्ग इन व्हाट ऑर्डर, कि कौन सा प्रोसेस रन करना है, कितनी देर के लिए करना है, किस ऑर्डर में करना है, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है। अब हम आ जाते हैं आगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की तरफ। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। क्यों कोऑर्डिनेट करते हैं? क्योंकि उनको सेम रिसोर्सेज की नीड होती है। लाइक फॉर एग्जांपल तीन प्रोसेसेस हैं, उन तीनों को प्रिंटर की नीड है, तो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि किस प्रोसेस को पहले वो रिसोर्स मिलनी चाहिए, फिर जो है बाद में किसको मिलनी चाहिए। इनका जो मेन पर्पज होता है वो मेक श्योर करना होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड हो, लेकिन सेफली और करेक्टली से शेयर्ड हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। समटाइम्स क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं सेम रिसोर्सेज को एक ही टाइम पे, ठीक है, तो इनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा होता है। अब पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ टेक्निक टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड्स दैट शेयर द सेम रिसोर्सेज। कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स होते हैं वो सेम रिसोर्सेज को यूज करना उनको नीड होती है उसकी, तो फिर वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि एक ही टाइम पे सब ही उसको यूज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक टाइम पे
एक ने जो है वो यूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीन प्रोसेसेस एक टाइम पे जो है वो तीनों एक ही रिसोर्स को यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल तीन प्रोसेसेस है P1 P2 P3, वो तीनों प्रिंटर को यूज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो यहाँ पे मेन गोल ही इसका ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचना होता है। ठीक है, जैसे रेस कंडीशन में होता है ना, क्या ये चीज हमें ही चाहिए, पहले ही नंबर पे चाहिए, तो वहां पे लड़ाई हो जाती है, तो इस लड़ाई को ही खत्म करना होता है। टू और मोर प्रोसेसेस ट्राई टू एक्सेस शेयर्ड मेमोरी एट द सेम टाइम, कि ये दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस ये चाह रहे हैं कि हमें मतलब जो मेमोरी है वो हमें अभी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसी सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, उनके कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो खत्म करने की कोशिश करता है। कैसे खत्म करते हैं कि उनको एक ऑर्डर में लगा देते हैं कि पहले P1 को ये रिसोर्स चाहिए मिलेगी, फिर P2 को ये रिसोर्स मिलेगी, फिर P3 को ये रिसोर्स मिलेगी। जैसे कि आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि P1 को भी जो है वो क्या कहते हैं ये मेमोरी चाहिए, P2 को भी चाहिए, P3 को भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑर्डर सेट कर देगा कि पहले किसको मिलेगा, दूसरे नंबर पे किसको मिलेगा, तीसरे नंबर पे किसी को किसको मिलेगा। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि क्यों, मतलब तीनों शेयर कर लेना, ऐसा क्यों है कि पहले P1 को मिले फिर P2 को फिर P3 को। इसकी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि आप सपोज कर सकते हैं कि एक बैंक अकाउंट बैलेंस है जो कि 1000 है। ठीक है, अब एक P1 है जिसमें क्या करना है, इसमें से 500 रुपीज विदड्रॉ करवाने हैं, यहाँ से 500 निकालने हैं। इसी तरह से P2 भी चाहता है कि वो 500 विदड्रॉ करवा ले। अब जब P1 प्रोसेस यहाँ से विदड्रॉ करवाएगा तो उसको कितने पैसे नजर आएंगे, यहाँ पे 1000 रुपीज। अगर उसी टाइम पे P2 भी 500 रुपीज निकलवाने की कोशिश करेगा तो उसको भी 1000 रुपीज नजर आएंगे। तो यहाँ पे इशू है कि अब देखें, जैसे P1 ने भी 500 निकाली है, P2 ने भी 500 उसी टाइम पर निकाल लिए, तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर अब ये सोचेंगे कि हमने तो 500 निकाले, आंसर कैसे 0 है, अभी तक तो 1000 था, हमने तो 500 निकाले। यहाँ पे इशू आ जाते हैं। तो इसलिए पहले P1 को 1000 जो है वो रुपीज नजर आएंगे, वो वहां से 500 निकाल लेगा, फिर जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो 500 बच जाएगा। फिर उसके बाद P2 विड्रॉ करवाएगा तो उसको 500 रुपीज नजर आएंगे, तो फिर वो 500 विड्रॉ करवा लेगा। तो इससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम से बच जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट, अब हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक CPU है जो कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोसेस को रन कर रहा है। जब वो प्रोसेस को रन कर रहा था तो उसी टाइम पे एक सिग्नल आया, एक रिक्वेस्ट आई कि अभी इसको स्टॉप कर दो, और एक अर्जेंट इवेंट आ गया है, या आप ये कहते तो एक अर्जेंट प्रोसेस आ गया है जिसे पहले एग्जीक्यूट करना है। तो सीपीयू क्या करेगा कि जो भी प्रोसेस रन कर रहा था उस टाइम पे उसको वो वहीं पे स्टॉप करेगा, उसकी जो उस वक्त स्टेट चल रही थी उस स्टेट को सेव कर लेगा, पहले जो अर्जेंट प्रोसेस आया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वापस इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट कर लेगा जिस प्रोसेस की उसने स्टॉप की थी। तो ये होता है इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब एक सिग्नल आना और फिर वो प्रोसेस वहीं पे रुक जाना, और जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई थी पहले उसको एग्जीक्यूट कर लेना, इसको बोलते हैं इंटरप्ट। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटरप्ट आर सिग्नल्स दैट इन्फॉर्म द सीपीयू ऑफ अर्जेंट इवेंट नीडेड अटेंशन। कि इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि सीपीयू को बताता है कि उस सीपीयू की किसी और प्रोसेस को एक अर्जेंट इवेंट है, सॉरी अर्जेंट नीड है, पहले उसको अटेंशन चाहिए, उसको जो है वो पहले एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, उसके बाद फिर जो है वो जिस प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था फिर बाद में उसको करेगा। व्हेन इंटरप्ट अक्कर, कब इंटरप्ट अक्कर होता है, जब सीपीयू, अच्छा जब इंटरप्ट अक्कर होता है तो क्या करते हैं सीपीयू, जो करंट टास्क चल रहा होता है उसको वहीं पे पॉज कर देते हैं, उसकी स्टेट को सेव करता है, और उसके बाद जो स्पेशल फंक्शन आया होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, पहले उसको रन करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे दी है कि आपको एक रिसीव हुई है ईमेल, ठीक है, तो सिस्टम ने क्या किया, एक इंटरप्ट जनरेट किया, एक सिग्नल भेजा, सीपीयू ने पहले उस ईमेल को इमीडिएटली प्रोसेस किया। इसका पर्पस क्या होता है, अलाउ द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट। ठीक है, कि ताकि जो सीपीयू है वो फौरन से उन अर्जेंट इवेंट्स को क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड कर ले। अब लास्ट टॉपिक है इस सेक्शन का विच इज डेडलॉक। अब डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि देखिए डेडलॉक ये होता है कि जो प्रोसेस 1 है उसने एक रिसोर्स पहले से ली हुई है, जैसे कि रिसोर्स 1 इसके पास है, और एक प्रोसेस 2 है, इसके पास एक रिसोर्स है विच इज रिसोर्स 2। इसके पास रिसोर्स 1 है और इसके पास रिसोर्स 2 है। जब तक एक रिसोर्स एक प्रोसेस के पास होती है तब तक वो रिसोर्स कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे रिसोर्स 1 P1 के पास है तो इस रिसोर्स 1 को कोई भी यूज नहीं करेगा।
इसी तरह से जो P2 के पास रिसोर्स 2 है, ये कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि P1 को रिसोर्स 2 की नीड होगी, लेकिन ये तो यूज ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो P2 ने होल्ड की हुई है। सिमिलरली P2 को रिसोर्स 1 की जरूरत है, लेकिन वो तो उसको यूज ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो P1 के ने होल्ड की हुई है। तो इस जो ये जो स्टेट होती है, इसको बोलते हैं डेडलॉक, के प्रोसेसेस ने ऑलरेडी रिसोर्सेज होल्ड की हुई हैं, तो अगर किसी और प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए तो वो रिसोर्स यूज नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं डेडलॉक। ओके, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेसेस आर स्टक, कि जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस स्टक हो जाते हैं और वो रिसोर्सेज का वेट कर रहे होते हैं जो कि किसी और ने पहले से हेल्प की होती है। नीदर प्रोसेसेस कैन कंटिन्यू, अब यहाँ पे प्रोसेसेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो वेट करते रहेंगे कि दूसरा जो प्रोसेस है वो उस रिसोर्स को रिलीज करे, उस रिसोर्स को छोड़े तो हम उसको यूज करें। तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम है इसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो प्रोसेस P1 है उसको रिसोर्स 2 की जरूरत है, जो कि किसने हेल्प की हुई है? P2 ने। और सिमिलरली P2 को जरूरत है रिसोर्स 1 की, जो कि हेल्प की हुई है P1 ने। तो इससे क्या होगा? डेडलॉक होगा, दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे और सिर्फ रिसोर्सेज का वेट करते रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिचुएशन को डिटेक्ट करता है और डेडलॉक को रिजोल्व करता है ताकि स्मूथली एग्जीक्यूशन हो सके। तो यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।